अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और तुर्की से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, ये बात दुरुस्त है कि हर जंग का जो अंजाम है आखिरकार मुज़ाकरात में होता है, लेकिन मुज़ाकरात आखिर किन शराइत पर? और यही बात आर्मी चीफ ने भी अब वाज़े कर दी है कि कोई गुमान में ना रहे कि दहशतगर्दों की शराइत हम मान लेंगे और दहशतगर्दी को मुफाहमत का नाजायज फायदा हम उन्हें नहीं उठाने देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। अब सवाल यह है कि मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी होगी, ये अपनी जगह ही खड़ा है। मुफाहमत, जंग और फिर इसके असरात, इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या हो सकते हैं। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिस मुल्क में अवाम की खिदमत करने वाले और लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और दूसरे जो बिजनेसमैन हैं भत्ते और टारगेट किलिंग के डर और खौफ से मुल्क छोड़ने लगे तो इस मुल्क का क्या हाल होगा, ये सभी जानते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है कराची में, जहां सैकड़ों डॉक्टर्स भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग से खौफजदा होकर बैरून मुल्क मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। कारोबारी तबका भी आहिस्ता आहिस्ता अपना सरमाया जो है ये बाहर मुंतकिल कर रहा है। क्या अगर ये कहा जाए कि दहशतगर्दों के आगे अवाम हौसले हार कर और घुटने टेक कर अपना मुल्क छोड़ रहे हैं और रियासत उन्हें रोक नहीं पा रही है, तो क्या ये दुरुस्त नहीं होगा? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही और भी बहुत अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे क्लासर साहब और काजी साहब। जी काजी साहब। जी, कल कौमी असम्बली में चौधरी निसार अली खान साहब ने बताया कि इस्लामाबाद के नवा में लाखों जो हैं वो जराइम पेशा लोग बसते हैं। वहाँ कच्ची आबादियों की तरफ वो इशारा कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में जो अक़वाम मुत्तहिदा का रिफ्यूजीज़ का जो शोबा है उससे भी मदद लेंगे। मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँगा। एक तो ये कि पहले थोड़ी सी इसकी तारीख भी देख लें कि ये लोग आए कहाँ से थे, इन्हें लाया कौन था, और फिर यहाँ जराइम पेशा यकीनन जराइम पेशा होंगे, मगर क्या सिर्फ जराइम पेशा कच्ची आबादियों में है? मुमकिन है पक्की आबादियों में बड़े जराइम पेशा हों। बहरहाल इसको साफ कर लें तो अच्छी बात है। बड़ी कीमती प्रॉपर्टी है हमारे मुल्क की और ये लोग जाएं भाई जहाँ जहाँ जिसने जाना है। बस ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। और फिर शाजिया, एक जो ये हमला हुआ है यहाँ पे जो नेवल फैसिलिटी में, ये बड़ा इस पे शोर है दुनिया में, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मुख्तसरन देखेंगे। इसके साथ जोड़ देंगे हम यूएन की जो रिपोर्ट आई है और उसमें हम देखेंगे कितनी इनकी जो है डुप्लिसिटी है और कितनी इनकी जो अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल है, किस तरीके से उसने रिपोर्ट दिया, हमें कुछ बात समझ में नहीं आती। इल्ज़ाम किसी पे भी नहीं है, अमेरिका ने अलबत्ता इल्ज़ाम सीरिया पे लगा दिया। इस पर बात करेंगे। और साथ साथ IMF की एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है आज एक अखबार में। उन्होंने बताया है कि वो वैसे तो उन्होंने वेब पे रख दी थी, मगर जो पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो वेब पे रखी थी उसमें सफ़ा 49 से लेकर सफ़ा 65 जो है वो नहीं था। उसमें कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी शराइत, और कुछ ऐसी शराइत हैं जो आज तक तारीख में कभी हम पर नहीं थी लागू की कंडीशनैलिटीज़ IMF ने, उन पर मुख्तसरन बात करेंगे। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। क्लासेस साहब, आज आप तुर्की से क्या हमारे साथ शेयर करेंगे? जी शादी, आज बड़ी छोटी कुछ 5-6 स्टोरीज हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। एक तो उसी मेरा ख्याल उसी हम आपकी मेन स्टोरी में लेके आएंगे कि कल मेरी शहबाज शरीफ साहब से बात हुई थी कि तालिबान ने हमला किया जिसमें हमारे फौजी अफसर शहीद हुए हैं, तो वो क्यों परेशान से लग रहे थे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और प्लस नवाज शरीफ साहब ने कल बड़ा एक अहम बयान दिया है तुर्की के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। तो उन्हें जो मैंडेट मिला था वो पाकिस्तान के लोगों ने भारत से तल्लुकात दुरुस्त करने के लिए दिया था और इस मैंडेट को इस्तेमाल करेंगे। और जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तुर्की के पावर प्लांट, जो पावर का जो जहाज आया था, किराए के जहाज आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। तो उस पर तुर्किश जो हुकूमत है वो खासी पाकिस्तानी हुकूमत से भी वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। और आज जब इनके मुज़ाकरात शुरू होंगे तो तुर्की के जहाज के मामला जो है वो भी उठने वाले हैं। पाकिस्तान ने कितनी उनको पेमेंट की थी, कितने मिलियन डॉलर दिए गए थे, कितनी उनसे रिकवरी हुई, ये अहम ये मामला है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो आज टेकअप होना है। और उसके हम आपको डिटेल बताएंगे कि ये पावर रेंडर स्कैंडल क्या था और इसकी इम्प्लीकेशन दोनों मुल्कों के लिए क्या है। आज जो यहाँ मामला दोनों के दरमियान डिस्कस होगा। एक और इसके साथ जो अहम एक खबर है जिसका हमें यहाँ पता चला है कि सदर आसिफ जरदारी साहब जो हैं अफगान सदर से रुखसत से पहले उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को एक ये खत कहा था कि मेरा दौरा चीन जरा आप अरेंज करा दें, और इसका पता नवाज शरीफ साहब को नहीं था। तो ये भी इनसाइड स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि चीन ने क्या जवाब दिया और नवाज शरीफ साहब को कैसे पता चला कि जरदारी साहब उनको बाईपास करके वो चीन जाना चाहते थे। एक और भी साथ छोटी सी खबर है कि यहाँ पे एक जिनाह रोड है जो कैद आज़म के नाम पे बनाया गया है, उसकी भी थोड़ी सी एक मेरा ख्याल पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि जिनाह एवेन्यू यहाँ पे क्यों बनाया गया है और तुर्की के अवाम जो है इस चौक को या एवेन्यू को
कितने मोहब्बत और प्यार से याद रखते हैं यहाँ। ठीक है, इन तमाम स्टोरीज पर आगे चल के क्लास साहब बात करेंगे। सबसे पहले तालिबान की जो शराइत है इन पर बात कर लेते हैं। क्लास साहब, कल आर्मी चीफ ने कहा कि कोई गुमान में ना रहे कि हम दहशतगर्दों की शराइत मान लेंगे। आर्मी चीफ के इस बयान के बाद क्या तालिबान के साथ उनकी शराइत पर मुज़ाकरात का कोई जवाब बाकी रह जाता है? शायद ये वो सवाल है जो मेरा ख्याल है यहाँ पे तुर्की में आया हुआ है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो मेन है वो यहीं पे, मेन से मुराद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ, उनके साथ डेलीगेशन में अहम जो गुजरा है वो भी यहीं पे हैं। वज़ीर आला पंजाब जो सबसे बड़े सूबे के ये यहाँ पे हुक्मरान है वो भी मौजूद हैं। तो जनरल कियानी का बयान इन सब के लिए मेरा ख्याल है एक तरह का रूड एक रिमाइंडर है कि जिस काम को वो इतना आसान समझ रहे थे कि शायद एक APC बुला लेंगे, चंद पॉलिटिशियंस बैठ जाएंगे, फौज के सरबराह या DGIS बैठ के इनको ब्रीफ कर देंगे तो एक वहाँ से वो निकाल दिया जाएगा, डेक्लेरेशन निकाल दिया जाएगा और 3-4 बंदे दरमियान में डालने से शायद ये मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे और जो काम पिछले 12 साल से नहीं हो सका तो वो चंद दिनों में आगे हो जाएगा। तो आर्मी चीफ के बयान ने मैं यहाँ पे खासा उनको डिस्टर्ब किया है और जब मैंने कल बात की शहबाज शरीफ से, खुद उनसे ये सवाल पूछा मैंने कि तालिबान के ने तो अफसान की शहादत के बाद अब इन मुज़ाकरात का क्या फ्यूचर है, तो शहबाज शरीफ साहब उनका यही कहना था कि मतलब उस पर डिस्टर्ब लग रहे थे और 2-3 दफा कहा कि आपको तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तो अब मैंने कहा कि इसके बाद फर्दर आपकी क्या इस पे आपका टेक होगा, क्या करेंगे? कहते हैं ये फिर वफाकी हुकूमत को देखना होगा, वजारत दाखिला इस पे कोई कमेंट कर सकती है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने उसे फर्दर पूछना है कि फिर आपका अपना क्या व्यू है, और पर्टिकुलर जब आपने जनरल कियानी को टेलीफोन करके अपने अफसरों की शहादत का अफसोस भी किया, कुछ आपकी जनरल कियानी साहब से इस बारे में बातचीत हुई है कि इसका फ्यूचर क्या होगा इन तल्लुकात इन मुज़ाकरात का? तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई डायरेक्ट इस पर कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने गुरेज भी किया इसका जवाब देने से, तो जिससे लगता है कि ये खासी डिस्टर्बेंस है यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल रैंक्स में। ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि तालिबान जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर लेंगे, लिहाजा ये जो हमारी सियासी लीडरशिप है ये दबाव में आई है तालिबान की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद। और आज जनरल कियानी का बयान है जिसपे ये एक तरह का मुज़ाकरात की मेरा ख्याल फ्यूचर का हम डिटरमिन कर सकते हैं कि मुज़ाकरात खतरे में पड़ गए, पहले हमें लग रहा है नाकाम हो गए, क्योंकि तालिबान ने जो डिमांड्स की थी दो की थी कि हमारे दहशतगर्द कैदियों को रिहा किया जाए और फाटा से फौज उसका जवाब दिया जनरल कियानी ने कि हम दोनों काम करेंगे। साहब, अगर जो वापस बुलाने वाली बात है, ये जो वापस बुलाने वाली बात है, क्या मतलब है? एक तो हमें पता है कि फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई वहां है नहीं, और वो इसमें जो सीना गजट या कॉन्स्पिरेसी थेरीज तो आपको पता है ना राइफ हैं, बड़ी चलती हैं। बात यह है कि अब ये बात सामने आना शुरू हुई है कि शायद अमेरिका बहादुर बीच में कोई बफर स्टेट बनाना चाहता है या क्या है, और इसीलिए जब भी कोई हम बात मुज़ाकरात की करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाए। दिस इज यकेज कॉन्स्पिरेसी थेरीज। वैसे कॉन्स्पिरेसीज को काम नहीं हुई हमारे साथ हमेशा साजिश ही हुई है, लिहाजा एटलीस्ट वी आर हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं अपने आप। तो एक तो ये है कि भाई अगर हम वापस आ जाते हैं वहाँ से तो फिर वहाँ क्या है, खला है, रियासत कहाँ पे है? एक तो बात ये, या अगर वहाँ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि तालिबान सबमिट कर दे, हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे या जो पॉलिटिकल एजेंट है या जो भी हमारा अरेंजमेंट है, क्या उसके तहत वो काम करने को तैयार है? एक बात। दूसरी बात क्लासर साहब इसमें यह है कि आज फिर अमेरिका ने यह कहा है कि हम जाके बात करने को तैयार हैं और करेंगे बात दोबारा। कतर में जो सिलसिला शुरू हुआ था वहां पे वो कतर उनसे कर रहे हैं बात, तो हमें ये कहते हैं कि जनाब इनको आप सेफ हेवन से और क्लीन और साफ करें। लगता है हमने खासी मुश्किल में अपनी ये टांग फंसा ली है और इसे आसानी से निकालना मुमकिन नहीं होगा, और यही रूड रिमाइंडर है। और ये मेरे ख्याल में जो आप ठीक कह रहे हैं, मगर बात मुझे ब्रेक लेने का है सर। सॉरी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे कि अगर आखिरकार तालिबान के साथ अगर हमें मुज़ाकरात करना ही है तो तालिबान को स्टेटस क्या दिया जाए। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लास साहब, आज मैं नज़ीर नाजी साहब का कॉलम पढ़ रही थी, वो लिखते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आखिरकार उन्हें स्टेटस क्या दिया जाए, क्या किसी इलाके पर उनका हक़ हुक्मरानी तस्लीब करते हुए उनसे बात की जाए, आखिर जंग है हमारे गले पड़ी है, या हमें जीतना है, हारना है, या हमें हथियार डालने हैं? ये बड़ा अहम सवाल उठाया है नज़ीर नाजी साहब ने, और वो अक्सर इस तरह का
ये हकैक पे मबनी जो मेरा ख्याल है कालम नाजी साहब लिखते रहते हैं, जो एक तरह सख्त और कड़वा ये सच है जो पाकिस्तान के लोगों से हमसे हजम होना ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो इन मुश्किल मामला पे अनपॉपुलर टॉपिक्स पे नजीर नाजी साहब बड़े अच्छे तरीके से लिखते रहते हैं। एक चीज जो अब वो कह रहे हो काजी साहब ने उससे पहले सवाल उठाया, इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है नजीर नाजी साहब की इस कालम की बात का और जो काजी साहब कह रहे हैं। हमारे यहाँ ये तस्वर है जिसको हम ज्यादा वो करते हैं, प्रमोट भी करते हैं और उसको ज्यादा हम ये लॉजिकल भी समझते हैं, जैसे काजी साहब ने उठाया पॉइंट कि अमेरिका व अफगानिस्तान में या अगर मुज़ाकरात करते तालिबान से तो ठीक है, अगर हम करते हैं तो एतराज है। मेरा ख्याल इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, तो समझने की जरूरत है एक खुले दिल के साथ कि अफगानिस्तान में जो अमेरिकन हैं वो काबिज फोर्स है, वो एक गैर मुल्की ताकत है, वो मुल्क उनका नहीं है, ये जहन में रखें। वो जिस खित्ते में आए हुए हैं ये उनका मुल्क नहीं है, उन्होंने अपने वहाँ फोर्सेस रखी है, सिक्योरिटी काउंसिल की उनकी करारदाद है, वो आए हैं, जंग लड़ी है, अब बैठे हैं, अब वो वहाँ से अपना जो प्रेजेंस है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। लिहाजा एक फॉरेन फोर्स जो है जो मकामी ताकतें हैं, तालिबान है, हम वेदर वी लाइक देम और नॉट, वो उनके साथ मुज़ाकरात करके कुछ अरेंजमेंट चाहते हैं। एक तो ये चीज़ अफगानिस्तान की हद तक हमें समझनी चाहिए। तो क्या फिर अगर हम जब ये बात करते हैं हमारे यहाँ कि हम भी तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो क्या हम 2-3 चीजें मान रहे हैं? पहले जो वो नजीर नाजी साहब सवाल उठा रहे हैं उनको स्टेटस आप क्या दे रहे हैं? क्या ये मान रहे हैं कि हमारी जो फौज है वो वहाँ पे जो फाटा में ट्राइबल एरियाज में वो एक फॉरेन फोर्स है लाइक द अमेरिकन, और वहाँ के तालिबान हमारी फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो साना बसाइल हैं, वो वहीं के बशिंदे हैं और उनका ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ना जो है जस्टिफाइड है, जैसे अमेरिका में तालिबान का ये सारी अफगानिस्तान में वहाँ के तालिबान का अमेरिका के खिलाफ लड़ना जस्टिफाइड है। इसलिए दोनों चीजों में ये बहुत बड़ा फर्क है। और आप इनके डिमांड देखें, जो अफगान तालिबान डिमांड कर रहे हैं वहाँ पे, उससे मिलते जुलते डिमांड ये परसों तालिबान ने कि हमारे तालिबान ने जिस पर जनरल कियानी ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, वो कहते हैं फौज को पुल आउट करें, हमारे तालिबान यहाँ पे कह रहे हैं पाकिस्तान के, और प्लस हमारे कैदी दहशतगर्द हैं जो रिलीज करें, वो भी तो यही कह रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान के आप अमेरिका यहाँ से खाली करें। तो लिहाजा मुज़ाकराती जो अमल है उसको मशरूत नहीं होना चाहिए। देखना अमेरिकी फौज यहाँ पे आई और हमारा बड़ा लूज बॉर्डर है। मैं ये कह रहा हूँ, सारी आपकी बात में काट रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस पे बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम फाटा में ट्राइबल एरिया में कोई फॉरेन फोर्स नहीं है, हमारी फौजें वहाँ पे अपने ही मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए उनसे मुज़ाकरात करना ये मेरा ख्याल है एक और चीज है। अमेरिका का वहाँ पे अफगानिस्तान में मुज़ाकरात करना वहाँ तालिबान से, ये दो मुख्तलिफ चीजें, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो मेरा ख्याल कंफ्यूजन बढ़ती है और हमारा फौजी भी कंफ्यूज होता है। अच्छा क्लास साहब, बात ये है कि देखें ना, ये जो लूज ये बॉर्डर जो ड्यूरेंट लाइन है इधर जो है, अब हम जानते हैं ये कैसे खींची गई और क्या मामला, और कैसे जो जब अमन के ज़माने थे तो कैसे सर्दियों गर्मियों में ये लोग आते जाते थे, और एक हमारा एक लूज सिलसिला था। अब एक फॉरेन फोर्स आई, अब एक तो आपने लाइनें खींच रखी हैं, वो हैं ठीक है, अच्छा अब वो उनको वो नहीं मानते, हम मानते हैं। अब मसला ये है कि वो अब लाइनें ऐसे तो नहीं है कि दीवारें चीन बन गई हो, लिहाजा आपके सकाफती या तहजीबी रिश्ते जो हैं वो मुनक़ता हो जाएं। अमन अमान से हम रहते रहते तो ठीक था। अब हमने किया क्या कि 78 में जा घुसे अंदर जाके हमने कहा जी आपका इनकलाब हम बर्बाद करने आए हैं, हमारा इस्लाम खतरे में हो गया। हालांकि माल खतरे में हुआ था, उधर की पार्टियों का भी और कुछ इधर वाले भी शामिल हो गए। अब बात यह है कि ये वो लोग, इनमें हम इस तरह से कोई खत नहीं खींच सकते कि ये बिल्कुल और लोग हैं, वो बिल्कुल और लोग हैं, ठीक है, तारीखी तौर पे अगर हम देखें। अब हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ हियर? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से फौज निकले। अच्छा, अब अगर फौज निकलती भी है तो हमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी मैं देख रहा था कि 1 लाख तो कंट्रैक्टर छोड़ के जाएंगे वो अपने यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में इस खित्ते की जो सबसे बड़ा अजाब है वो ये है कि ये जो फॉरेन फोर्स आई हुई है उसने ना सिर्फ उधर डिस्टेबलाइज किया, हमें भी डिस्टेबलाइज कर दिया, और हम अब अजीब अजाब में हैं, पैसे हमारे पास है नहीं, IMF से हम कशकोल मांग रहे हैं, फौज जो है हमारी उधर स्ट्रेच होती है, कभी कहते हैं कराची में ले आओ, कभी करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। तो अब मुझे लगता है कि दिस थ्योरी इज वेरी क्रेडिबल कि ये क्या कोई खुदा ना खास्ता खाकम बदन यहाँ पे कोई वो बनाना चाहते हैं, बफर स्टेट बनाना चाहते हैं। क्यों हमें जो है एक तरफ हमारी मैशत को उन्होंने इस तरीके से जब आएंगे अपनी स्टोरी पे कि हम कोई माशी अमल अपने मफाद में तो कर ही नहीं सकते, हम एक ऐसे आलमी माशी निज़ाम में आग जकड़े हुए हैं कि हम सांस नहीं ले सकते, ऊपर से हमारे फौज है। नहीं तो काई साहब, आपके ख्याल में फिर ऐसी सूरत में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता हुआ तो नजर नहीं आ रहा? भाई मुज़ाकराती अमल क्या बढ़े? हमारे 2 जर्नैल शहीद कर दिए उन्होंने। मुझे एक बात बताएं ना, इसका मतलब ये है कि मैं तो उसमें बिल्कुल ये बावर करता हूँ कि ये बिल्कुल एक मैसेज आया है। अब इसमें से कल मैसेज आया कि या तो हमारी शराइत मान ले। नहीं, कल जो टॉक शोज मैं देख रहा था उसमें जो तालिबान के नुमाइंदे सो कर लाते हैं टीवी पे, वो आए फराचा साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हम नहीं मार रहे, हम तो बड़े प्रो पाकिस्तान
पाकिस्तान तालिबान है और ये पता नहीं कोई और आ गए हैं, हम क्या जाने, कुछ 100-150 ग्रुप है, हम खुद तो जा नहीं सकते, ना मीडिया जा सकता है वहां पे। हमें जो फौज बताती है हमें या वो पता है या जो तालिबान की तरफ से कोई आपको बात, ये तो पता नहीं आपने बात किस ग्रुप से करनी है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये इसको जिसने आपने खराब किया है, आप इसको कैसे ठीक करेंगे, इस अकल हमारी तो आजिज है। अब जो कल के वाक़े के बाद लोग नाराज हैं, दुखी हैं, वो अब कैसे अब बात करें। और कियानी साहब की स्टेटमेंट ठीक है कि भाई हम हाउ कैन वी अलाउ देम टू डू ऑल दिस, और इस हालात में हम फौज वापस ले आए। लोगों की नाराजगी की बात की, आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपने कराची की भी बात की, कराची के लोग भी क्लास साहब नाराज हैं। मैं आपने हमारी जो दूसरी स्टोरी है इसी से रिलेटेड है। क्लास साहब, इस साल कराची के जो 6 डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ इस वजह से 6 डॉक्टर्स से टारगेट किलिंग हो चुकी है और सैकड़ों डॉक्टर्स क्लास साहब इस मुल्क से इसलिए जा चुके हैं कि उन्हें रोजाना की बुनियाद पर भत्ते खौरी की जो थी वो पर्चियां दी जाती थी, टारगेट किलिंग की उन्हें धमकियां दी जाती थी। उन्हें कहा जाता था कि रोज इतने पैसे उनके यहाँ पहुंचा दिए जाए, नहीं तो उनके बच्चों को मार दिया जाएगा, उनके घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। तो जिस मुल्क में आपके डॉक्टर्स महफूज ना हो, वो लोग महफूज ना हो जिन्होंने लोगों को इलाज की सहूलियात देनी है, तो उस मुल्क का क्या हाल होगा क्लास साहब? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपको पूछा था पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में, क्योंकि हमारी मेमोरी हम लोगों को ज्यादा इतनी अच्छी नहीं होती, हम भूल जाते हैं। याद पड़े जनरल मुशर्रफ के दौर में महज कराची में कोई 200 के करीब डॉक्टर मारे गए थे टारगेटेड किलिंग में। उस वक्त सबसे ज्यादा टारगेटेड किलिंग हुई थी और एक मखसूस एक उसमें उनका तलब जो था, मखसूस उस सेक्ट से था जिनको मारा गया था टारगेट करके, तो जिससे उस वक्त पैनिक फैला था। और उस वक्त तो पाकिस्तान पे एक फौजी की हुकूमत थी और हम समझते थे कि फौजी जो आमिर आते हैं उनके दौर में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है, इकॉनमी बड़ी अच्छी हो जाती है, बूम मिलना शुरू हो जाता है। और आज जो में गिनवाए जाते हैं कि आज का दौर खराब है, उनका दौर अच्छा। तो 200 से ज्यादा किलिंग्स कराची शहर में हुई थी डॉक्टर्स की, और बकायदा एक उसका अलॉटमेंट फिगर था। अब जो नया ट्रेंड जो बता रहे हैं ये उसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस है कि अब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से 2 किस्म के डॉक्टर्स अब छोड़ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है जिनको ये भत्ते के पर्चे आ रही हैं, एक तो वो है जिनको पाकिस्तान में कोई नौकरी नहीं देता, 5 साल वो जाते हैं, टैक्स पेयर का पाकिस्तान का उन पर पैसा लगता है, ट्रेंड होते हैं, ग्रूम होते हैं, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स को दुनिया भर में बेहतर डॉक्टर समझा जाता है एजुकेशन वाइज, स्किल वाइज। उनको हम अपने यहाँ नौकरी नहीं देखते। आपने यंग डॉक्टर्स को देखा पंजाब में कैसे उनको ये मार पीट की गई, ये सड़कों पर जिस तरह मारा गया, वो सारी कहानी हम जानते हैं। या वो सऊदी अरब चले जाते हैं या यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, छोटी मोटी नौकरियां दुनिया भर में वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये सेहत की फैसिलिटीज नहीं है, वो यहाँ से चले जाते हैं और हमें कोई परवाह नहीं है। हम इस पर खुश हैं कि वो ज़ेर मुबादला भेजेंगे, जी वो डॉलर भेजेंगे, वो हमें अपने रिश्तेदारों को पाउंड भेजेंगे, हम इसी पे खुश हैं कि तो उन्हें ना रोकना रियासत की बेहिसी है या रियासत की बेबसी है? ये बेबसी ज्यादा मैं कहूँगा, क्योंकि बेहिसी बाद में आती है जब आप जाके ये बेहिस हो जाते हैं ना, फिर बेबसी आना शुरू हो जाती है। रियासत हमारी बिल्कुल दम तोड़ने वाली सिचुएशन हो चुकी है। और जैसे अब आप बता रहे हैं कि दूसरे मुल्क से डॉक्टर माइग्रेट कर जाते थे नौकरी की तलाश में। दुनिया में आपने कभी सुना है कि डॉक्टर इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों के लिए दूसरे मुल्क में चले गए, अपने मुल्क में सेहत ना हो? अब कराची से अब आप ये स्टोरी एक आ रही है कि अब उन्होंने भी माइग्रेशन अप्लाई करना शुरू कर दिए। तो ये जो और ये ध्यान में रखे खबर किस वक्त आ रही है जब कराची में टारगेटेड ऑपरेशन है। कराची में 2 दिन वहाँ पे पूरी पॉलिटिकल एलीट बैठी है और मेजर जनरल रिजवान साहब जो है डीजी रेंजर्स हैं, उन्होंने बकायदा यकीन दानी कराई थी और उनको फुल पावर्स दी गई। जो मेरी यहाँ भी तुर्की में 2-4 जो यहाँ पे वजीर आए हैं उनसे बातचीत, उन्होंने कहा हमने उनको फुल पावर्स दी हैं और किसी को हमने उन्होंने कहा जब फलां पार्टी के ऑपरेशन करने, हमने कहा हमसे ना पूछें, क्रॉस द बोर्ड करें। मैंने कहा मेजर जनरल रिजवान साहब जो है डीजी रेंजर्स हैं, उनको इसका नोटिस रहना चाहिए। उन्होंने एश्योरेंसेस करवाई थी नवाज शरीफ साहब को कि मुझे फ्री हैंड दे, मैं कराची का मसला ठीक करूंगा। तो उनको डॉक्टर से रब्ता करने चाहिए, कुछ रेंजर्स को कार्रवाई करनी चाहिए। अब तो उनके पास फ्री हैंड है, ये मौका वो कहते हैं घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, अब जाएं और कराची के हालात में आपको याद, आपने 2-3 दिन पहले एक स्टोरी की थी कि ये जो यहाँ नेशनल हेल्थ काउंसिल है पंजाब में, उन्होंने बताया था कि सिर्फ पंजाब में 53,000 क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, 2 लाख को एक्स हैं। पहले ही हमारा ये आलम है कि यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन क्लास साहब फिर अल्टीमेटली मुझे तो फिर उसी तरफ जाना पड़ता है कि ये जो आज जिस हम तकलीफ में मुब्तला हैं, आप मुझे ये बताएं, अभी आपने कहा कि एक खास सेक्ट के डॉक्टरों को मारा गया, एक और सेक्ट के डॉक्टर मुझे मिले थे और उनको तो खैर और ही अजाब है, उनकी तो कब्रों को कोई नहीं छोड़ता यहाँ पे। अब बात ये है कि वो कहते हैं हम भी छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। अब मामला ये है कि ये जो आपने बुनियाद रखी थी, आप क्या अनडू कर सकेंगे उन जराइम्स को जो आपने अफगानिस्तान में किए थे कोल्ड वार के दौरान? आज आपके नाकों चने चबवा दिए आपके उन अमाल ने, हम आज कैसे ठीक करेंगे? और हर आवाम भी पूछ रही है, लोग भी पूछ रहे हैं, कुछ दानिशवर हमें बताएं, रोजाना टीवी पे बैठ के पौना घंटा हमें सुनते रहते हैं कि ये जो हमने इक़दामात किए थे क्या इसे अनडू करने का कोई तरीका है?
मैं खुद सोचता हूं और आजिज हूं, आप बताएं कैसे इसको। आप देखें ना, अगर हम ये कह दें डॉक्टर रिजवान साहब को मैंडेट मिल गया, वो कर लें, वही कब से मिला हुआ, कभी सिविलियन आ गए, कभी फौजी आ गए, होता किसी से भी कुछ नहीं है। अक्रॉस दी बोर्ड करने लगते हैं, कराची बंद हो जाता है, पता चलता है जी कराची में तो जो है टायरों पे आग लगी है और सारी स्ट्राइक्स हो गई हैं। कोई ये जिस इम्पेस में है, जिस हम बंद गली में हैं, इस बंद गली की ये जो दीवार है आगे, इसे तोड़ने का कोई तरीका है आपके ख्याल में, सिवाय इसके कि फिर आबादियां खुद उठ के नया कोई नस्म नस्क बनाएं और कोई इनकलाब कर दें यहाँ पे, जिस तरह तहरीर स्क्वायर में हुआ या ट्यूनिस में हुआ। ये कोई हैरत की बात तो नहीं, और तुर्की में भी शायद पर तोड़ रहा है जहाँ ये गए हुए। लेकिन कराची में ऑपरेशन तो हो रहा है ना? नहीं, मतलब ऑपरेशन तो हो रहा है साथ ये। अच्छा डॉक्टर, ये आपको पता है कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं कि जिन्हें भत्ते की पर्चियां मिली तो उन्होंने भत्ता तो पता नहीं दिया या नहीं दिया, अपने इस्तीफे भिजवा दिए महकमा सेहत को। तो ये कैसे निकले हम इससे? क्लास साहब जरा काल साहब, ये डके हुआ है। आपने अफगानिस्तान में कोल्ड वार की बात की, जिसका बड़ा गहरा तल्लुक है पाकिस्तान में अंदर से, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिटेंसी बढ़ी है, सेक्टेरिज्म बढ़ा है और कातिलों को एक पनाह मिल गई थी। अफगानिस्तान एक ऑपरेट करने के लिए बेस बन गया था। अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ साहब के पहले दूसरे दौर हुकूमत है पाकिस्तान हुकूमत, बकायदा अफगानिस्तान में उस वक्त उनकी हुकूमत ने एहतजाज किया था कि हमारे यहाँ सेक्टेरिज्म किलिंग में इन्वॉल्व है दहशत गर्द। आपके यहाँ उन्होंने वहाँ पे वो बेसेस बनाए हुए, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। उस वक्त प्रॉब्लम थी, उस वक्त तो नई अलामा नहीं हुआ था। आपको याद होगा नवाज शरीफ बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी जब रेवंड जा रहे थे, उस वक्त बम ब्लास्ट एक हुआ था, इसलिए रेवंड के पुल के करीब किया गया था और ये बच गए थे। इसलिए दहशतगर्दी 9/11 से पहले भी हो रही थी, अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजों के आने से पहले भी हो रही थी। एक चीज। दूसरी बात कह रहे हैं आप कि हमारे यहाँ होगा क्या है कि चीजें हाथ से निकल रही है। आज यहाँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ पे पाकिस्तान और तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसीज की अभी मुज़ाकरात होने हैं कि आप इनको तुर्की कह रहे हैं कि हम आपको बताते हैं कि आप अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसे बेहतर करें, आप अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग पे आप बेहतर कैसे करें, काउंटर टेररिज्म आप बेहतर करें। और आपको याद होगा हमारे जर्नल और हमारे बहुत सारे जो कलम निगार हैं हमें बताते थकते नहीं है जी, हमने तो अफगानिस्तान में हमने रशिया को जो हमने तबाह कर दिया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में दुनिया की सबसे बेस्ट है। आज ये पता चला है कि हम बहुत पीछे चलेंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी वो सियासत में पड़ गई थी, वो पॉलिटिकल पार्टीज बना रही थी, वो नए लीडर बना रही थी, कोई वजीर बना रही थी, सफीर बना रही थी, टेलीफोन टैपिंग कर रही थी। आज टर्की के मुज़ाकरात होने, टर्की ने कहा कि हम आपके साथ बैठ के आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क हम आपको बेहतर कर देंगे और हमने इनको यहाँ पे कुर्दों के साथ कैसे डील किया आपको गाइड करेंगे। ये वो फाल है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में भी आया है, हमारी ओवरऑल सोसाइटी में भी आया है कि आज पाकिस्तान को गाइड करेगा टर्की के इंटेलिजेंस अपने नेटवर्क सिस्टम कैसे बेहतर करने यहाँ पे। वैसे हम तुर्की से दरखास्त करते हैं कि अमेरिका को भी गाइड कर दे, जो नेवल बेस पे कल हुआ है उनको। अमेरिका पूरी दुनिया को गाइड करता है, तो इस पे बात करते हैं आके। क्लास मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब नाज़रीन वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या अवाम ने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मैंडेट दिया था। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासेस साहब जरा ये शेयर कीजिएगा कि अवाम को तो हमारे बड़े मसाइल थे जिनके हल के लिए मियां नवाज शरीफ को मैंडेट दिया गया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ का ये कहना कि अवाम ने उन्हें मैंडेट भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किया था, क्या वाकई ऐसा है? एक अहम इनका पॉलिसी, इनका ये पहले भी मियां साहब बात करते रहते हैं। कल इन्होंने टर्किश मीडिया को कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। उन इंटरव्यू में 2-3 जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, जहां अफगानिस्तान पे बात की है कि हमारी हामिद कारज़ई साहब और हम सेम पेज पे हैं, या और जो इनके बायलैटरल इशूज हैं टर्की के हवाले से, ये अगरचे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी पाकिस्तान के लोगों के लिए। पाकिस्तान और ये टर्की जो है वो अफगानिस्तान के मामले पे तो सेम पेज में, लेकिन शाम के मामले पे ये जरा डिफरेंट है। और कल हमारी कुछ डिप्लोमेट से बात भी हुई है जो पाकिस्तान के हैं, तो वो यही कहते हैं कि टर्की की अपनी एक लाइन है, शाम पे वो चाहते हैं कि वहाँ के रजीम को हटाया जाए, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये वो शाम के लोगों का जो अंदरूनी मामला है वो उसको डील करें। तो मैंने उनसे पूछा फिर आप कैसे इसको ये बैलेंस करते हैं कि एक तरफ हम दोस्त भी हैं, इतना करीबी रिलेशनशिप है टर्की से, और दूसरी तरफ हम बिल्कुल एक दूसरे से पोल
पार्ट हैं, तो वो कहते हैं जहाँ पे हमारे एग्रीमेंट होते हैं एक दूसरे पे पॉलिसी पे तो हम उस पर शेयर करते हैं, जहाँ पे डिसएग्रीमेंट आ जाता है तो बेहतर हम उस वक्त हम एक तरह चुप कर जाते हैं। दैट्स हाउ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड ऑपरेट्स, जो मेरा ख्याल अच्छी चीज है। अब जो अहम बात उन्होंने कल यहाँ पे की है वो ये इन्होंने भारत से रिलेटेड यहाँ पे की है, वो इसको लिंक करते हैं नवाज शरीफ इकोनॉमिक अपने एजेंडे के साथ। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान उस वक्त मुआशरत इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते जब तक भारत के साथ रिलेशनशिप नहीं होंगे। अपनी आवाज में या अपने इस स्लोगन को बैक करते हैं लोगों को मैंडेट देने से। साथ में उन्होंने ये भी कहा कल इस पर टर्किश मीडिया के साथ बात करते हुए कि मुझे खुशी इस चीज की है कि हालांकि पहले रिपोर्ट्स आ रहे हैं स्प्लिट मैंडेट है, लेकिन लोगों ने मुझे पूरा मैंडेट दिया है और मैं इससे पूरा फायदा उठाऊंगा। और भारत का जो तल्लुकात हैं वो ठीक है, बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, जो नवाज शरीफ साहब की बड़ी क्लियर लाइन है इस मामले में। और मैं जाती तौर पर शायद शेयर करता जाऊँ कि डिस्पाइट बीइंग क्रिटिक ऑफ मेरी थी नवाज शरीफ साहब जो उनकी हुकूमत के, इस पे मैं हमेशा इनको सपोर्ट करता हूँ कि इंडिया रिलेटेड इनका इनिशिएटिव बिल्कुल ठीक है और बगैर भारत से तल्लुकात बेहतर किए बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी और हालात यहाँ पे बेहतर नहीं होंगे। अच्छा क्लास साहब, इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं अगर बात, और फिर मैं अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ कि इसमें से कौन कहेगा कि दोस्ती हम ना करें अभी। लेकिन ये है कि ये दो जो बातें, एक तालिबान से मुज़ाकरात की बात इनकी गवर्नमेंट की तरफ से आई, वो ब्लो अप होगी कल सारी जो है वो आप देखें क्या हुआ। इंडिया के साथ जो दोस्ती की बात है वो किन बुनियादों पे होगी, क्या ये आसान होगा? इट इज़ वेरी गुड कि अगर वो कर पाएँ, लेकिन क्या ये ऊपर से हो सकेगा या नहीं, ये देखने की बात है। मैं एक स्टोरी आपसे चौधरी निसार अली खान साहब की शेयर करना चाहता हूँ। क्लासरा साहब, उन्होंने कल कौमी असम्बली में बड़े आई इंकशाफात किए हैं, अखबारों ने तो खैर उसे ओपन सीक्रेट लिखा है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा जी लाखों लोग जो हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो बस्ती हैं वहाँ पे एक तो वो इलीगल है, गैर कानूनी तारकीन वतन है, और दूसरे वो क्रिमिनल्स हैं। और हम UN से बात करेंगे, UNHRC क्या है जो उनकी जो रिफ्यूजीज़ का जो है उनका डिपार्टमेंट के, ये इनको यहाँ से निकाला जाए। बात तो ये बड़ी ठीक है क्लास साहब, लेकिन मैंने ये सवाल सोचा कि उनका ये कच्ची आबादियों में मुजरिम रहते हैं, तो मैंने कहा पक्की आबादियों में जो रहते हैं कराची जैसी पक्की आबादियों में ये सारे भत्ते जो हैं वो क्या कच्ची आबादियों में जा रहे हैं या यहाँ इतना भत्ता जाता है वो क्या कच्ची आबादियाँ बनती हैं? यकीनन जुर्म हमेशा वहाँ पलता है। मगर आपको याद होगा कल हमने हाउसिंग के हवाले से स्टोरी की थी कि हमने जब अपनी बस्तियों को निखार के नहीं बनाया, उनको तरतीब और तंजीम से नहीं बनाया, और साथ हम जाके अफगानिस्तान में जाके घुस गए, जरा उन लोगों से भी तो पूछे ना, ये 30 लाख जो अफगान यहाँ पे आए थे इनको कौन लेके आए थे जब हम मेहमान नवाजी फरमा रहे थे? और वो जो कैंप्स थे, जो हब थे वहां पे हेरोइन के, और जो उसके जो असला जो था आज जिस हम मज़हब में है, तो अब ये आ गए, ठीक है। उस वक्त जो लाए थे पहले तो उनसे पूछें, क्या कौम और तारीख तो उनसे पूछ ही रही है, क्या हम और कौम और कानून भी उनसे पूछेगा हमने क्या किया था? और सेकंडली ये ठीक है बिल्कुल बड़ी हमारी अहम जो बस्तियां हैं इनको साफ किया जाए, ये बड़ी माशाल्लाह प्राइम प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी निकलें और ये हमारी हुकूमत को वापस मिले, यहाँ हम प्लाजे बना लें या कुछ कर लें। लेकिन बात यह है कि कच्ची आबादियों वाले कहाँ जाएं? हमने वहाँ पे सारे अफगान भी होंगे, वहाँ पे दीगर लोग भी होंगे, और जो इलीगल हैं उनको पकड़े। हमने पॉइंट आउट किया था जिसकी बात इन्हीं बस्तियों में से एक बत्ते। जी सॉरी मैं क्योंकि इस्लामाबाद में रहता हूँ, लिहाजा इस मसले से थोड़ा सा मैं अवेयर हूँ। जो बात आज आपने स्टोरी की टेकअप की, बड़ी अहम स्टोरी है जिसपे होनी चाहिए थी। एक तो ध्यान में रखे दो किस्म की कच्ची आबादियाँ इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में हैं। एक तो ये जिसकी बात आप कह रहे हैं और हमेशा करते रहते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो गरीब हैं, जो इस तरह रहते हैं, मजदूर हैं, उनकी कच्ची आबादी, सरकारी जमीन मिल गई, चले गए, उस पर कब्जा करके बैठ गए, छोटी झोंपड़ी बनाई, फिर कच्चा मकान डाल रहे और इस तरह की चीजें होती हैं। एक अखबानी बस्ती मशहूर है इस्लामाबाद में और सबको पता है, वहाँ पर टोटल अखबान रहते हैं, उन्हीं की फैमिलीज रहती हैं, वही लोग हैं। जितनी ड्रग होनी हो, जितने वेपन हों, जितने किडनैपिंग के केसेस हों, जितनी गाड़ियाँ चोरी हुई, उनके तमाम सुराग उस अखबानी बस्ती से मिल रहे हैं। दो चीज, ये खन्ना पुल है। अगर आप इस्लामाबाद आप भी यहाँ पे कुछ अर्सा रहे हैं, अगर जाए आप यहाँ से 0 पॉइंट से टुवर्ड एयरपोर्ट की तरफ जाए तो खन्ना पुल आती है। वहाँ पे पहली दफा इंकशाफ हुआ जब सीटी के कुछ लोग गए ये रेगुलेट करने के लिए, इनको रेडी वगैरह को, तो रेडी वाले बाहर रो पड़े। उसने कहा तो आपको भी पैसे दें, यहाँ तो अखबानी तालिबान हमसे आके वो भी भत्ता ले रहे हैं। ये आपको 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। सो ये क्रिमिनल एलिमेंट हमारे गिर्द गैर मुल्क की शक्ल में बैठा है। और मुझे ये बताएं वो ठीक है, आप जहाँ ने पॉलिसी बनाई उनके फिर पोलिटिकल उन्होंने आके इनको यहाँ पैट्रोनेज दी अखबानियों को। दुनिया में कोई मुझे बता दें यहाँ के किसी मुल्क का मुहाजिर जो है या रेफ्यूजी है जो वो जाके कैपिटल में अपनी बस्ती बना रहे, कोई मुझे एक कैपिटल दुनिया का बता दें जहाँ साहब ये जो बनाई गई है, ये मैंने तो नहीं बनवाई, ये जवाहरलाल के दौर में बनी थी, उनके साथ कौन बैठा हुआ था? मेरा मतलब इनको लेके भी यही लोग आए। अच्छा दूसरी बात आपने की ये कच्ची आबादी वाले कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब भाई वो कोई मेरी तरह साफी तो है नहीं, या जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट तो है नहीं कि उन्हें
क्यों नहीं ये इन लोगों को मकान क्यों नहीं देते? दिए क्यों जाते? राइट टू पीस ऑफ लैंड नहीं है इस मुल्क के अवाम का? ये तो होना चाहिए। हाँ, अगर ये अफगानी है तो इनको निकालें, ये आपके लाए हुए थे और आपकी जिम्मेदारी इनको निकालें। अगर मगर नहीं है कैसा भी इस पे इस पे अगर मगर नहीं है, ये जिसकी बात वो कर रहे हैं, ये चौधरी निसार अली खान ठीक कर रहे हैं, वो ये कि अफगानिस्तान से आए हुए लोगों ने अपनी बस्ती बना ली है या अफगान बस्ती के नाम से, जिसमें पुलिस सेंटर नहीं हो सकती। और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। एक और सवाल है, अब जब आप हमसाये में जाके काबुल को डिस्टेबलाइज करेंगे, वहां पे एक हुकूमत बुरी भली बनी है, उनके अंदर का मसला था, वहां पे आप जंग के लिए वहां से पैसे आएंगे और यहां से जाएंगे मुजाहिदीन, तो उधर से फूल तो आएंगे नहीं, उधर से तो मुहाजिरीन आएंगे। तो ये किसने किया है? बॉर्डर पे रखते कैसा आप फूल ना बेशक लाए, लेकिन वो एक लंबी कहानी है। कई दफा उस पे आप और मैं बहस भी कर चुके, और भी बहुत सारे लोग इस पे मुत्तफिक हो गए। अब उस पर तो बहस ही नहीं रही कि हमने 70s 80s में वहाँ पे क्या गंद गोला जिसकी इम्प्लीकेशन नहीं थी में हमने किया, और अब हम सामना करें। अब मसला ये कि क्या हमने मुआशरे को ऐसे ही रहने देना है? यहीं पे अफगानी है, कभी सब्जी मंडी से वो भत्ता लेने लग जाए, कभी अफगानी बस्ती में से क्राइम पूरे इस्लामाबाद को या पूरे मुल्क को कंट्रोल करे, उनके गैंग्स बन जाए, या खाना पुल में एक नए ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे लोग बैठ के भत्ते। क्या हम इसको स्टेटस को एक्सेप्ट कर लें, या चौधरी निसार अली खान जो बात कह रहे हैं? और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए समझते हो कि 5 साल तक रहमान मलिक साहब ने इस मामले में अफगान बस्ती पे 10 दफा ऑपरेशन उन्होंने कहा करते हैं, और 10 दफा वो भाग के बैकआउट किया। और ये बहुत बड़े हमारे ग्लैडिएटर और बहादुर समझे जाते थे। रहमान मलिक साहब को जरूरत भी नहीं हुई कभी वो अफगान बस्ती की तरफ सिपाही भेज सके। समझता हूँ मैं ये कहता हूँ कि आप देखें, आप हकी में हक की हुक्मरानी हम पे क्लेम करते हैं, फैसले करते हैं, ये सारे आपके फैसलों के नतीजे हैं। हम कब कहते हैं चौधरी निसार वो नहीं कर सके तो चौधरी निसार करके साफ कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास साहब आगे बढ़ते हैं। जो रेंटल पावर केस की जो गूंज है ये तुर्की में भी उठना शुरू हुई है, तो क्या इससे पाक तुर्क मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं? ये मुज़ाकरात तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब ये प्राइवेट सेक्टर की कुछ पार्टीज आती हैं और ये इन्वेस्टमेंट करती है, तो इससे ताल्लुकात उस तरीके के मुल्कों में नहीं खराब होते। लेकिन ये जरूर होता है कि जो इन्वेस्टर आते हैं उसको धचका लगता है। ये आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले तुर्की के ये 2009 में जब वजीर आजम राजा प्रोफेसर जो बाद में वजीर आजम बने उस वक्त वाटर पावर के थे, इन्होंने कुछ रेंटल मुआहदे किए थे। तुर्की की एक कंपनी के साथ कारके उसका नाम है, उसके साथ भी ये मुआहदा किया गया था 5 सालों के लिए। उन्होंने इनको रेंटल देने थे, जिसपे जो मेरे पास की फिगर है कोई $550 मिलियन की उनको पेमेंट करनी थी। उन्होंने कहा आप 220 मेगावाट का उन्होंने बनाना था, यहाँ पे पाकिस्तान में बिजली पैदा करनी थी। तो पता ये चला 2012 में जाके कि 3 सालों से पाकिस्तान उनको 22 अरब रुपए की पेमेंट कर चुका है टर्किश कंपनी को, लेकिन 1 मेगावाट बिजली भी उन्होंने बना के पाकिस्तान को नहीं दी। जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब रेंटल केस को लिया तो उन्होंने जहाँ पे और मुकदमात के फैसले किए, राजा प्रोफेसर के खिलाफ पूरी वर्डिक्ट आई, साथ में उन्होंने हुक्म दिया था कि आप इस तुर्की के जहाज के जो मालकान हैं उनको कराची पोर्ट पर रोक लिया जाए और उनसे पैसे रिकवर किए जाए, क्योंकि उन्होंने बिजली नहीं दी। इनका ये कहना था ये टर्किश कंपनी का, जो आज ये मुज़ाकरात में उठना है यहाँ पे पाकिस्तान और ये टर्की में बाकायदा एजेंडा में शामिल है, मेरे पास उसकी एजेंडे की कापी भी मौजूद है। उसमें वो ये कहते हैं जी कि हमारा कोई कसूर नहीं था, हमें गैस देनी थी, ये वजारत बिजली और पानी ने लेके देनी थी। हमें 3 सालों तक उन्होंने गैस नहीं दी जो मुआहदे के तहत था, लिहाजा हम कहाँ से बिजली बना के देते। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से ज्यादा जो हमारी कोर्ट का फैसला था वो कहते थे अगर आपको गैस नहीं मिल रही थी तो फिर पैसे भी आप नहीं ले रहे, आपको लेने चाहिए थे जो आपने लिए, और आपकी क्लेम के हम बिजली दे रहे हैं। इस पे उन्होंने बाकायदा नैब को कहकर जहाज को कराची रुकवा लिया था। उनसे पेमेंट नैब ने जो ली थी वो 1.7 बिलियन रुपीज की ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 22 अरब रुपए पूरे लिए जाएं। तो ये वो डिस्प्यूट है जिसपे अब टर्किश हुकूमत नवाज शरीफ आपको कहने वाली है कि आप हमारे पैसे लेके दें, जो मुआहदे के तहत रकूम हमें आपने देनी थी, गैस आपने नहीं दी, आपका कसूर है, हमें 22 अरब रुपये अदा किया जाए। सो ये वो मैटर है जो आज दोनों मुल्कों के दरमियान यहाँ पे टेकअप होना है। तुर्की में अंकारा में जो बाकायदा मुज़ाकरात आज शुरू होने पाकिस्तान और तुर्की में। ठीक है क्लास साहब, एक और बड़ी अहम खबर आपने हमारे साथ शेयर करनी है, ये भी ज़रा नाज़रीन को बताएगा। भी मेयर कायद साहब डिस्कस भी कर रहे थे कि इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इस दौरे में नज़रअंदाज क्यों किया गया? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा है कि मेरी कल शहबाज शरीफ साहब से यहाँ बातचीत हुई है, कुछ 1-2 और भी साहब बैठे हुए थे, इनफॉर्मल चैट थी। तो मैंने उनसे पूछा शहबाज शरीफ साहब से, मैंने कहा क्या वजह है कि आप चाइना गए तो हमने देखा कि आप वहाँ मौजूद थे, आपको जाना भी चाहिए, ऑफ कोर्स के इनिशिएटिव आपके लिए हुए हैं, और उसमें अब्दुल मालिक थे वहाँ बलोचिस्तान से। अब की दफा आप फिर ये टर्की आए हुए हैं, अगेन आना चाहिए क्योंकि टर्की के साथ बहुत सारे इस मंसूबे पंजाब में चल रहे हैं, जब मजीद आप चलाना चाहते हैं
ये क्या वजह है कि, और आपकी दफा सिंध के वजीर आला को आपने इन्वाइट किया हुआ तो आखिरी लम्हे पे नहीं आ सके, तो KPK के वजीर आला जो वो खुद नहीं आते आपके साथ, आपने उनको बुलाया, उन्होंने आने से इनकार किया या उनको इन्विटेशन ही नहीं देते। तो इस पे शहबाज शरीफ साहब ने उनका नाम लिया बगैर या उस पर बिल्कुल कॉमेंट नहीं किया कि हमने नहीं बुलाया ये परवेज खटक को या वो नहीं आना चाहते। तो वो कहते हैं देखिए कि ये कम से कम हम इनको साथ तो ले जाते हैं, हम पहले बलोचिस्तान के वजीर आला को ले गए, फिर हम उसको ले गए, सिंध के वजीर आला को इन्वाइट किया, अपना कहने लगे, शिकायत करने लगे कि 5 सालों तक इन पीपल्स पार्टी हुकूमत रही है यहाँ पे सेंटर में, और कहते हैं कि एक झूठे मुंह सुलह ही नहीं कर ले उन्होंने जी शहबाज शरीफ साहब आपने जो वजीर आज़म के साथ किसी मुल्क के दौरे पे जाना या नहीं जाना। तो वो कहते हैं हमारे पंजाबी में वो कहते हैं, या सराइकी में वो बात कहते हैं कि कोई बंदा सुलह कर लेते हैं कि हम खाना खा रहे हैं आप खाएंगे, हम नाश्ता कर रहे हैं आप नाश्ते में आप शरीक होंगे, कहते हैं मुझे सुलह तक की कभी नहीं की गई। लेकिन इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को सुलह ही नहीं मारे, झूठी सुलह ही नहीं मारे। क्लासेस मुझे ब्रेक लेनी है क्लास। ब्रेक के बाद नाजरीन जब वापस आएंगे तो क्लास हम बताएंगे कि तुर्की में जिना रोड क्यों बनाया गया, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद का साहब, अमेरिका में भी दहशतगर्दी के वाक़यात जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिकी बहरिया के अड्डे पर हमला, सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात उनके लिए ये है कि उनका अपना ही एक नेवी का मुलाजिम जो था इसमें इन्वॉल्व था, और ये हमला बिल्कुल हमारे जो मेहरान एयरबेस से बिल्कुल मिलता जुलता है। हाँ, उससे मिलता जुलता है कुछ, और वैसे भी नेवल पे हुआ एरन एलेक्सिस इसका नाम है, 34 साल का ये है, ये सब कॉन्ट्रैक्टर था पहले और बाद में नेवी का रिजर्विस्ट भी था, उनका सेलर था, निकाला गया था या जो अच्छा अब ये अंदर घुसा। कल तो पहले पता चला कि 2-3 आदमी है, अब जो लेटेस्ट आखिर खबरें भी यही लगी हुई है शायद 3 लोग थे, मगर अब मैं जो बिल्कुल मारा गया, 2 फरार हो गए, मैं जो वायर पे देख के आया हूँ उसमें ये है कि वो एक ही आदमी है, और अब वो ये इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं कि जी एक ही आदमी। लेकिन बात ये कि हम इस पर बात ये करेंगे कि आखिर ये सिलसिला क्या है। अगर आप अमेरिका में देखें यूँ तो एक बड़ी ताकत और बड़ी हर आदमी जो है एक बड़ी बज़ाहिर बड़ी मुनज़्ज़म मैशत लगती है, मगर अब ऐसी बात नहीं रही। अब यह है कि वहाँ पे बहुत सफोकेशन और सोशल मोबिलिटी खत्म हो गई है। सोशल मोबिलिटी पहले अमेरिका में एक बात थी कि अमेरिकन ड्रीम है कि कोई भी आदमी मेहनत करे तो माशाल्लाह अमीर हो सकते हैं। अब ये कहानी खासी पहले भी फेक कहानी थी, अब ये और फेक हो गई है। और ये इतराज़ 1% अगेंस्ट 99% की जो बात हो रही है, एक तो वहाँ खौफनाक ये सफोकेशन है। दूसरी बात ये कि ये अगर आप वाक़यात देखें, आए दिन कभी स्कूल में हमले हो रहे हैं, कभी जो है वो किसी जगह पे एक बंदा उठता है, एक जगह एक आदमी स्टॉक एक्सचेंज का जुआ खेलते हुए आ रहा, बंदूक उठा के बंदे मार दिए। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है, फौजियों में क्या बात है। पिछले साल कम्बैट में जितने फौजी अमेरिकी मारे गए 2012 में, उनकी तादाद 295 बनती है, और जिन्होंने खुदकुशी की वो 349 बनते हैं। अब तक अमेरिका के यहाँ जो कैंपेन चला रहा है 10 साल में 6500 फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें ये एक फिगर है, जो मेंटली डैमेज हुए हैं, मेंटली जो डैमेज हुए हैं उनकी तादाद का हमें शायद अंदाजा नहीं है, या हम ढूंढ के आपकी खिदमत में पेश भी कर देंगे। तो ये जो सब कुछ वहां पे हो रहा है, वाई इंडिविजुअल्स आर गोइंग मैड, तो ये जिसे कहते हैं ना अनरेस्ट इन द बैली ऑफ द बीस्ट वाला मामला है कि अब ये लोग जो हैं एक तरफ समाज में वो इतनी तफरीक देखते हैं, दूसरा वो बाहर जा वो उसका ब्रैडले मैनिंग का जो मामला हुआ जिसने पूरी विकीलीक्स में बात फैला दी कि भाई हमें बताया क्या गया था और कर क्या रहे हो, और फिर वो जो अब्यूज हो रही थी अबू ग्रैब जेल में। और इसके साथ ही मैं जोड़ के बात कर दूं और कि जो आज सीरिया की रिपोर्ट भी आई है उसमें उसने कहा जी केमिकल वेपन इस्तेमाल हुए हैं, मगर सीरिया ने ये नहीं बताया कि ये किसने किए हैं। मगर अमेरिका ने अब ये फर्ज कर लिया कि नहीं जी अब तो हुए हैं, वो राइट टू स्ट्राइक उनका हो गया। उन्होंने ये कहा जी सारिन गैस इस्तेमाल हुई है। और अब ये जो छेड़ी किस्म का अक़वाम मुत्तहिदा का रोल है, याद है आपको हम यहाँ वैसे करते थे कि देखना जी मलाला ने वहाँ जाके तकरीर की तो हमारा बड़ा नाम हो गया, और भाई मलाला की वजह से कोई यूएन की इज्जत होगी कि जिसका मामला ये है कि वो अब इराक में तो नहीं बता रही कि इराक में कितने बच्चे जो हैं वो कैंसर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे जो यूरेनियम डिप्लीटेड यूरेनियम वाले वेपन इस्तेमाल किए गए ताकि लोगों की टेंशन हो, वहाँ बच्चों को काम किया जाए। तो ये जो पॉलिसी है, जिस तरह उसकी सीरिया की पॉलिसी है, फिर उसके अंदर जो मैशत की सफोकेशन है, ये सारी इंडिविजुअल जो है वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और ये वाकयात शायद उसी क्लास साहब का भी इस पे टेक ले लेते हैं। जी क्लास साहब, मेरी थोड़ी सी ये काजी साहब से एक वो होगी, जब हम मलाला पे इतना सख्त व्यू रखते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई।
हमारा मीडिया मैंने मोस्टली फॉलो किया है, इस लाइन पर बड़ा सख्त है। तो दुनिया में कुछ भी चंद लोगों को हमारों को दुनिया ने इज्जत देने की कोशिश की है, एक अजीब सा हमारा व्यू है कि हम उनको यहाँ पे उनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्लास साहब, जिनकी अपनी इज्जत ये है, जिस अक़वाम मुत्तहिदा की इज्जत ये है कि उसने एक भी लागू नहीं करवाया जो उसके इजराइल का एक भी उसने, वो जो सारे जुल्मों पे चश्मपोशी करती है, वो हमारी इस बेटी जिसने बड़ी हुर्रियत की मिसाल कायम की थी, इसकी इज्जत में क्या इजाफा करेगी? इसे तो इस्तेमाल ही करेगी। नहीं कैसा, मैं वही कह रहा, हम भी उस सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है। हम किसी और इशारे पे नहीं रहते, हम मार्स पे रहते हैं और ये दुनिया यहाँ पे आबाद है, जमीन पे आबाद है। हम भी उस सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है और मुझे खुशी ये है कि कम से कम जब हमारा मीडिया ऊन नहीं करता मलाला यूसुफजई की एफर्ट्स को, उसकी कुर्बानी को, उसकी जद्दोजहद को, कम से कम ये तो रियासत लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है पाकिस्तान में, और दुनिया ने उस बच्ची को एक तरह का पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल बनाने की कोशिश की। हमारी बच्चों को एक रोल मॉडल चाहिए इस सफोकेशन वाले माहौल में, इस बीमार माहौल में। और मैं समझता हूँ राइट की दुनिया ने उसको इज्जत दी, जिसको भी थोड़ी सी दुनिया इज्जत देने लगती है पाकिस्तान को, कोई भी बड़ा बंदा हो, हमारा एक अजीब सा एटीट्यूड है, हम फौरी तौर पर उस पर गनिंग शुरू कर देंगे, उसको हम डाउन करने की कोशिश करेंगे। इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान के लोग। पहली बात तो ये कि मलाला की हम इज्जत करते हैं। पहली बात तो ये, अगर आज सीरिया पे हजारों मलाला की जो है वो कत्ल पे अक़वाम मुत्तहिदा आंखें बंद कर ले, जैसे इराक पे बंद की थी उसने, तो फिर हम उसको कैसे इज्जत दें? हम अपनी बेटी को इज्जत दे रहे हैं, लेकिन जराइम पेशा जो ये इनके जो जुर्म है, उनके साए में हमारी बेटी की इज्जत कैसे बढ़ेगी? लेकिन हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हम तो कर रहे हैं भाई, मैं तो कह रहा हूँ हम इज्जत करते हैं, हम तो हमारे मुल्क की बेटी है वो। एक दो दफा यहाँ पे मेरी बड़ी इस्लामाबाद में कुछ हमारे पख्तून दोस्त मेरे बड़े साथी, उनसे भी यही इसी तरह व्यू है जैसे जो आप बता रहे हैं। मेरी उनसे बहस होगी, मैं हम तो शहरों में रहते हैं, मेरी बेटी को, मेरी बच्चियों को तो बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ने का हक है। अगर मलाला ने ये कोशिश वहाँ पे बैठ के सवाब में की अपने जैसे और बच्चियों के लिए, उसको हम बुरा समझते हैं। ये देखेंगे हमारी रिवायत के खिलाफ है, उसका बाप जो है वो सेल आउट करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे ड्यू बनता है मेरा ख्याल हमें देना चाहिए, वो हमारी बच्चियों के लिए। इस मुल्क में जहाँ 70% से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा सकती, ड्रॉप आउट ज्यादा है और बड़े मसले हैं। हमें कुछ काजी साहब कुछ रोल मॉडल साहब वार ऑन टेरर पे 70 अरब खर्च कर देंगे ना अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे, $100 अरब खर्च कर देंगे तो हमारी मलाला बच्चियां पढ़ने के लिए गोलियां खाती रहेगी। मैं ये कह रहा हूं जिस तरह आप कहते हैं ना कि हमें डिस्टिंक्शन करनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान वाले तालिबान कौन है और ये कौन, इसी तरह मलाला की हुर्रियत और इज्जत और उसकी जुर्रत और बहादुरी अपनी जगह और उनके जराइम अगली, ये इसको इस्तेमाल करते हैं, शील्ड करते हैं, एक तस्वर देते हैं कि भाई हम तुमको बड़ा नेकी का काम करें। ये कैसा, मैं वही कह रहा हूँ, दुनिया भर में और बहुत सारे एम्बेसडर बनाए जाते हैं। हमारे और भी वहाँ पे यूएन में कुछ लोग हैं जिनको इज्जत दी जाती है, उनको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने कुछ अच्छे काम किए तो आप जाए दूसरे मुल्क में भी एक रोल मॉडल की तरह बने। आलमी दुनिया ऐसे ही चलती है, हमारे ये चीजें क्योंकि नहीं चलती, हम जो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, खुदा जिसको इज्जत देता है, जिसको बात भी करते हैं, हम उसको नीचे ही खेलने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि मलाला हमारे पाकिस्तान के बच्चों के लिए रोल मॉडल है। मेरा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरा इस बात पे आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर मैं जब उन बच्चों को देखता हूँ जो कैंसर ज़्यादा इराक में पैदा हो रहे हैं और उस पर अक़वाम मुत्तहिदा नहीं बोल रहा, तो अक़वाम मुत्तहिदा की मलाला के लिए वहाबत पर मुझे शक करने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हैं। काजी साहब अभी तो खुद स्टोरी की हमारा अपना मुल्क नहीं चल रहा है, कराची में हम डॉक्टर तक को बेचारे मुल्क छोड़ रहे हैं। तो हम इराक की बच्चियों को क्या संभालेंगे, हम अपनी उनकी बच्चियों को क्या संभालेंगे? मगर हमें इशारा तो कर देना उस तरफ जो इराक की बच्चियों को मार रहे हैं और जो यहाँ गन फैला रहे हैं, उसकी तरफ इशारा तो कर लेंगे। साहब वक्त कम रह गया, जरा शेयर कीजिएगा कि अभी आप हमें बता रहे थे कि जिना रोड में जो है वो तुर्की में कैसे बना, इसकी क्या हिस्ट्री है? दो चीजें हैं, एक तो मैं उससे पहले जिना पे आता हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने आज अपने कॉलम में भी, आज कॉलम मैंने लिखा है तुर्की से, उसमें मैंने बताया मुझे यहाँ पे कोई डिप्लोमेटिक सोर्सेज से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी का पता चला कि सदर जरदारी साहब जो हैं ये अफगान सदर से ये रुखसत से पहले इन्होंने फॉरेन ऑफिस को कहा कि एक एप्लीकेशन भिजवाई थी, ये रिक्वेस्ट की थी चाइनीज गवर्नमेंट को कि मैं अपना आखिरी दौरा जो है वो चीन का करना चाहता हूँ। इस बात का नवाज शरीफ साहब को पता नहीं था जो वजीर आजम है यहाँ पे, यूजली होना ये चाहिए था कि आपको नवाज शरीफ साहब से अप्रूवल लेके फिर भेजनी चाहिए थी। जब चाइनी हुकूमत को पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की तरफ से लेटर गया है, मेरे सोर्सेज ने मुझे जहाँ कंफर्म की है बात, तो उन्होंने इसका जवाब जो लिखा है वो वजीर आजम ऑफिस को लिखा है। वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की टीम को पता चला कि जरदारी साहब जो है वो आखिरी दौरा जो है चाइना का करना चाहते हैं और चाइना ने बकायदा मदद कर दी। उनका ये कहना था जी कि अगर आप प्राइवेट विजिट पे आना चाहते हैं तो 8 सितंबर के बाद आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगा कि एक हेड ऑफ द स्टेट जो है इस वक्त वो रिटायर होकर जाने वाले हैं, उनसे बातचीत करने का, मुज़ाकरात करने का, अपने यहाँ उनको बुला के ऑफिशियल उसका कोई फायदा नहीं है। और जो मेरे सोर्सेज ने बताया कि नवाज शरीफ साहब का कैंप इससे बड़ा हैरान रह गया कि फॉरेन ऑफिस ने उनसे बगैर पूछे, बगैर मशवरा किए, उनकी अप्रूवल लिए ये कैसे चाइनीज हुकूमत को बैक बरह रास्त उन्होंने ये कर दिया था। तो एक लम्हे पे सोचा गया कि इस बात
बात को आउट किया जाए, बताया जाए कि जरदारी साहब जाना चाहते थे और बगैर हुकूमत की मर्जी के जाना चाहते थे या उनसे अप्रूवल नहीं थी और चाइनीज हुकूमत ने रेस्ट कर दी। लेकिन फिर सोचा गया कि एक अच्छा माहौल है, रिकन्सिलिएशन का माहौल है, जरदारी साहब जा रहे हैं, इसको बुरा मुंह करने की जरूरत नहीं और इसको डंप कर दिया गया, इस खबर को छुपा दिया गया। लेकिन हमारे सोर्सेज ने इसको कंफर्म किया है कि इस तरह के इनिशिएटिव सदर साहब लेना चाहते जरदारी साहब, उनको नहीं लेने दिया गया। लास्टली मैं आता हूँ जिन्ना एवेन्यू पे, यहाँ पे हम पाकिस्तानी साथियों के लिए जैसे अतातुर्क एवेन्यू है पाकिस्तान में, तो इन्होंने भी यहाँ पे एक अपने बहुत बड़ी बिजी रोड है और इनका बड़ा अहम इलाका है, उसका जो ये चौक है जिन्ना एवेन्यू उसका नाम रखा हुआ है, जिसपे कैद आजम साहब की जो एक बड़ी सी एक तस्वीर जो है उन्होंने अपने पत्थरों के दरमियान में बनाई हुई है। और जो हमारे कुछ लोगों से बात हुई है जहाँ पे, वो कहते हैं कि ये कैद आजम के जो रोल मॉडल थे वो अतातुर्क थे, वो जैसे अतातुर्क को मॉडर्न सिविलाइज्ड एक लीडर समझते थे। तो यहाँ पे जो टर्क्स हैं वो कैद आजम को उसी तरीके, हम तो नहीं मानते और हमारे यहाँ तो उन्होंने कैद आजम की तकरीरें बदल दी हैं, उनके कोट बदल दिए हैं। 11 अगस्त की तकरीर है जो वो आज तक हमें ट्रेस की और हमने तो दरसी कुतुब को बदल कर रख दिया है और कैद आजम को हमने एक और किस्म का लीडर वहाँ पे एक मजहबी लीडर के तौर पर पेश करते हैं, ना कि एक मॉडर्न लीडर। लेकिन टर्क्स उनको महसूस करते हैं कि अतातुर्क की तरह कैद आजम थे एक बड़े लीडर थे, बेहतर और एक अच्छा मॉडर्न एक पाकिस्तान वो चाहते थे। इसलिए टर्क्स जैसे उनकी इज्जत करते हैं अतातुर्क की, अगरचे उनको फाउंडर हैं, इनकी हाफ कोर्स इज्जत ज्यादा होगी। वो कैद आजम को भी एक मॉडर्न मुस्लिम लीडर समझते हैं कि जो एक सेकुलर रिवायात के लिए चाहते थे, एक पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान चाहते थे, एक मॉडर्न पाकिस्तान चाहते थे। जो आज का पाकिस्तान कम अज कम अगर देखा जाए तो कैद आजम का पाकिस्तान हमें इस बात पे फख्र करना चाहिए क्लासर साहब, हमें फख्र करना चाहिए। जो टर्क्स हैं वो कैद आजम की इज्जत करते हैं, इस वजह से करते हैं कि उनके जो रोल मॉडल थे अतातुर्क थे, जो एक सेकुलर आदमी थे। क्लास साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं इसका एक टीजर दे दूं कल का, ये जो IMF की कंडीशनैलिटीज थी जो हमारे सामने नहीं आई वो क्या थी, और हमने डेली बेसिस भी कुछ फिगर जो हैं वो अपने उनको पब्लिक करने या उनको बताने हैं अगर हमें कर्जे की ट्रांशेस मिलते रहना है। इस पे कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।